Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that we have started a series in which we are analyzing the official question papers of EMRS different exams, and in this video we will discuss the answer key of teaching aptitude section. Total 10 questions are there in this section. So let's start this video. A good communicator begins his or her presentation with. जो एक अच्छा संप्रेषक होता है, गुड कम्युनिकेटर, वो जो अच्छा संप्रेषक होता है वो अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? डायरेक्टली वो ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करेगा, यानी कि वो कोई भी जो ऑडियो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेगा, या फिर रेपिटेटिव फ्रेज यानी कि पुनरावृत्ति पदबंध करेगा, वो रेपिटेटिव फ्रेज यानी कि जो बार बार सेम फ्रेज को वो रिपीट करेगा, या फिर आइस ब्रेकर यानी कि वो ऐसे कुछ करेगा जिससे आइस ब्रेकर यानी कि जो बच्चों की चुप्पी है वो टूटे, बच्चे उसके साथ अच्छे से बातचीत करें, कन्वर्सेशन करें, या फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या फिर वो जटिल क्वेश्चन पूछेगा. सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए कि वो क्लास में सुगम पूर्वक अभ्यास करवाएगा, इनकी आइस ब्रेकर कुछ ऐसा बोलेगा या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट करेगा क्लासरूम में जिससे बच्चे आइस ब्रेक कर यानी कि कुछ बोलें, टीचर के साथ मेल मिलाप उनका बढ़े और वो उसके साथ जो कम्युनिकेट कर पाएँ अच्छे से. तो अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नोट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन? इनमें से कौन सी है जो मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? इवेल्युएशन इन इज कंपोजिट इन नेचर, मूल्यांकन प्रकृति में समग्र है. इवेल्युएशन इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोसेस, मूल्यांकन उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है. इवेल्युएशन इज टेस्टिंग मेजरमेंट एंड एग्जामिनेशन, मूल्यांकन परीक्षण मापन और परीक्षा है. इट प्रेजेंट्स क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक विवरण भी प्रस्तुत करता है. सो गाइज इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए. इवेल्युएशन इज टेस्टिंग एंड मेजरमेंट एंड एग्जामिनेशन. जो मूल्यांकन है वो कोई सिर्फ टेस्ट या फिर मेजरमेंट या फिर कोई एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि उसका एक उद्देश्य होता है, वो एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है और ये एक समग्र है, यानी कि जो CCE है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि इसकी प्रकृति वो समग्र है, यानी कि जो विकास के सभी पहलुओं को अपने अंदर शामिल रखता है. यह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक विवरण को भी प्रस्तुत करता है, लेकिन ये कोई सिर्फ टेस्ट, मेजरमेंट या फिर एग्जामिनेशन नहीं है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 33. अ स्टूडेंट रिसाइट्स द पोइम जस्ट आफ्टर टीचिंग, इट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग? एक विद्यार्थी है जो शिक्षण के तुरंत बाद कविता सुना देता है, यह शिक्षण के किस स्तर के अंतर्गत आता है? यानी कि क्लास में जैसे ही कोई पोइम पढ़ाई गई है उसके बाद ही कोई बच्चा उसको रिसाइट कर देता है, यानी कि बच्चे को वो याद हो गई है, उसका मीनिंग तो इतना जल्दी उसको कन्वे नहीं होगा. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो मेमोरी लेवल होना चाहिए कि स्मृति स्तर, यानी कि बच्चे की स्मृति में बैठ गई है, वो बच्चे को याद हो गई है, इसी वजह से उसने वो तुरंत ही कविता सुना दी है, तुरंत ही उसने उस पोइम को रिसाइट कर दिया है. जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसमें बच्चा उसका मीनिंग को अच्छी तरह से समझ जाता है. रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, और ये इतना बच्चे इतने ज़्यादा विचारशील नहीं होते, इतने थॉटफुल नहीं होते कि वो एकदम से किसी भी कविता के ऊपर विचार करना स्टार्ट कर दें, अपनी थिंकिंग स्टार्ट कर दें. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच? इनमें से कौन सी है जो शिक्षक केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंटरेक्शन अमंग द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, यानी कि जो ज्ञान का प्रवाह है वो विद्यार्थी और शिक्षक की अंतक्रिया से होता है. कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द राइट आंसर, यानी कि वो सिर्फ सही उत्तर पर केंद्रित होते हैं. द फोकस ऑन लर्निंग रादर देन टीचिंग, शिक्षण की बजाय अधिगम पर केंद्रित होता है. द स्टूडेंट आर राइटिंग डाउन द डिक्टेशन गिवन बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा दिए गए श्रुतलेख का विद्यार्थियों द्वारा लिखना. क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि केवल A और B. यानी कि जब शिक्षक केंद्रित की जो विशेषता नहीं है हमने वो बतानी है. जो ज्ञान का प्रवाह है वो विद्यार्थी और शिक्षक की अंतक्रिया से होता है, और शिक्षक के द्वारा दिए गए श्रुतलेख का विद्यार्थियों द्वारा लिखना होता है, ये बिल्कुल सब में होता है.
यानी कि जो शिक्षक केंद्रित का मतलब क्या होता है कि जो शिक्षक है उसको सेंटर में रखा गया है, वही पूरी क्लास को कंट्रोल करेगा, वही उसका संचालन करेगा, यानी कि बच्चों की मर्जी से कुछ नहीं होगा। शिक्षक द्वारा लिखे गए दिए गए श्रुतलेख का विद्यार्थियों द्वारा लिखना, यानी कि शिक्षक कोई बोल रहा है और बच्चे उसको डिक्टेट करके लिख रहे हैं, यानी कि जो डी है वो तो शिक्षक केंद्रित उपागम की विशेषता है ही है। अब देखिए डी ऑप्शन नंबर 1 में भी है, 2 में भी है और 4 में भी है, तो जो तीनों ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए की थर्ड ऑप्शन ही बचता है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी विशेषता नहीं पूछी गई थी और जो डी है ये तो बिल्कुल इसकी विशेषता 100% होती है। यदि हमको एक ऑप्शन पे भी श्योर है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 35। कंप्लीट द सेंटेंस। इफ एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स कम्स डेली इन क्लास विदाउट कंप्लीटिंग द होमवर्क यू विल। यदि कोई विद्यार्थी प्रतिदिन गृह कार्य करके नहीं आता तो आप, मतलब क्लास में कोई बच्चा है जो डेली ही काम करके नहीं आता, होमवर्क करके नहीं आता, तो आप क्या करोगे? इंसल्ट हिम, उसका अपमान करोगे हर फॉर द होल क्लास, पूरी क्लास के सामने उसको अपमानित करेंगे। ट्राई टू नो द रीज़न, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करेंगे। कंप्लेन टू द पेरेंट्स, या फिर उसके पेरेंट्स से उसकी शिकायत करेंगे। सो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उसका कारण हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसका क्या कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। और यदि देखा जाए तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। अगर कोई बच्चा डेली ही कुछ काम होमवर्क करके नहीं आता, यानी कि डेली ही वो काम करके नहीं आता, हफ्ता हो जाए 10 दिन हो जाए कोई बच्चा काम करके नहीं आ रहा, होमवर्क करके नहीं आ रहा, मतलब वो बीमार होगा या कुछ प्रॉब्लम चल रही, वो प्रतिदिन, यानी कि डेली वर्ड जो इसमें आ गया, यानी कि वो डेली ही काम करके नहीं आता, तो उसका हम क्या बोल सकते हैं? उसके माता पिता को बोल सकते हैं कि आपका बच्चा डेली काम करके नहीं आता। अगर इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 भी और 4, इन दोनों में कन्फ्यूज़न लग रही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका ज़्यादा कंसिडर मान के चलिएगा आप। बाकी देखते हैं EMRS इसका क्या आंसर मानती है। अ चार्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो चार्ट होता है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? लाइन, डॉट्स एंड ग्राफिक्स, ग्राफिक्स पिक्टोरियल एंड लाइन्स, ग्राफिक्स न्यूमेरिकल पिक्टोरियल मटेरियल, ग्राफिक्स न्यूमेरिकल एंड डॉट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 है, ग्राफिक्स न्यूमेरिकल एंड पिक्टोरियल मटेरियल। अब देखिए गाइस जो चित्रात्मक सामग्री है वो अपने अंदर रेखाएं भी ऐड कर लेगी, डॉट्स को भी वो ऐड कर लेगी, और जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको भी वो ग्राफिक्स, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो बाकी सभी को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर वर्च्यू ऑफ लर्निंग। निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रमुख गुण है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार में परिवर्तन लाना, रिकग्निशन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की पहचान करना, प्रेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि व्यवसाय के लिए तैयार करना, प्रेपरेशन फॉर रिकॉलिंग यानी कि पुनः स्मरण करने के लिए तैयार करना। अधिगम जो ये लर्निंग होती है अधिगम, इसका जो मेन मोटिव क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाता है अधिगम से। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ, कोई भी निगमनात्मक तर्क है जो वो अप्रमाणित है यदि इट्स प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन्स आर फॉल्स, यदि इसके जो आधार वाक्य है और जिसका निष्कर्ष है वो गलत हो। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जब इसका जो प्रेमिसेस और कंक्लूजन दोनों ही गलत हों तो उसको अप्रमाणित मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहेंस्ड बाई, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण करने की जो संभाव्यता है उसको किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके, इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड, सूचना भार में वृद्धि करके, यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स, उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का उपयोग करके, एस्टेब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट यानी कि दृष्टिकोण स्थापित करके। यानी कि हम जो किसी भी क्लास में जो संवाद है उसको बच्चे अच्छी तरह से ग्रहण कर पाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो उसकी संभाव्यता है उसको बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं हम उसको, बच्चे संवाद को ग्रहण कर पाए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि एस्टेबलाइजिंग अ व्यू पॉइंट, यानी कि दृष्टिकोण स्थापित करके। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। इनमें से कौन सा है जो मेमोरी लेवल टीचिंग की विशेषता
नहीं है। रिवाइजिंग लर्नड मटेरियल, सीखी गई सामग्री को दोहराना। इन दिस लेवल द लेवल ऑफ मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक, जो अभी प्रेरणा का स्रोत है वो आंतरिक होता है। ट्रेनिंग मेंटल डिसिप्लिन, मानसिक अनुशासन को प्रशिक्षित करना। टू गेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यथार्थ सूचनाएं प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2 है। यानी कि मेमोरी लेवल कब होता है, जब कोई चीज़ रट कर याद की जाती है, तो ये जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, और वो इतने इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं होते। यदि बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं है, वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड यानी बाहरी रूप से वो प्रेरित है, तभी वो कोई किसी भी चीज़ को समराइज़ कर रहा है, किसी भी चीज़ को वो रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है, स्मृति में बैठा रहा है, तो वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, ना कि वो इंट्रिंसिकली। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ये सामग्री को दोहराना, मानसिक अनुशासन को प्रशिक्षित करना, यानी कि उसको ट्रेन किया जा रहा है कि वो मेंटली डिसिप्लिन्ड रहे, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ये भी बिल्कुल होता है, जो ये मेमोरी लेवल टीचिंग होता है, यानी कि स्मृति स्तर पे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो गाइज दीज वर द 10 क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड that we have discussed. If you have any doubt, any query, then please let me know through the comment box. And if you like the video, then do not forget to like and share the video. Also subscribe our YouTube channel. This was for our today's video. Meet you in the next interesting video. Bye bye. Have a nice day. Thanks for watching the video.